नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विथ आर.के. झा में। सी की इस क्लास में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं। आज हम आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस सी के प्रोग्राम में कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ, अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास सी के अंदर, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की बात आज हम लोग करने वाले हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन सी प्रोग्राम। ओके, तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, इस ऑपरेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? हम जब प्रोग्राम राइट करेंगे सी के अंदर, तो डेटा का इनपुट यूजर से लेना होगा मुझे, ताकि उस डेटा के ऊपर में ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाए, और फिर जो रिजल्ट हमने तैयार किया है, प्रोग्राम ने तैयार किया है, उस रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होगा ताकि यूजर्स उस आउटपुट को देख सके। तो प्रोग्राम के अंदर डेटा के एक्सेप्टिंग प्रोसेस को हम इनपुट ऑपरेशन के नाम से जानेंगे, और रिजल्ट को शो करने का जो प्रोसेस होगा उसे हम आउटपुट ऑपरेशन के नाम से जानेंगे। तो अब ये आता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर कि हम इनपुट का काम करेंगे कैसे, आउटपुट का काम करेंगे कैसे। तो सी के अंदर हम इसको डिफाइन इस रूप में करेंगे कि इनपुट ऑपरेशन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट एनी डेटा within program. ओके, इनपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सी के अंदर आप जिस प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, उस फंक्शन का नाम है scanf। scanf फंक्शन, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, जिस किसी भी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस साइन हम लोग लगाएंगे उसे हम लोग फंक्शन कहेंगे। और किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस के रूप में हमारे पास बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है। scanf प्री डिफाइंड फंक्शन के रूप में है जो ऑलरेडी बना हुआ है, और इस फंक्शन का यूज हम लोग इनपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सी प्रोग्राम के अंदर करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि scanf फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट ऑपरेशन। ओके, अब ये यूज कैसे होगा? scanf फंक्शन का जब हम यूज करना चाहेंगे, उसके लिए सिंटैक्स फॉलो करना है। scanf डबल कोट्स के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग और कॉमा, फिर वेरिएबल नेम। देखिए, मैं आपको सिंटैक्स और इसके ऊपर में बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के इनपुट ऑपरेशन को समझाऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में डेटा टाइप जब हम लोग पढ़ रहे थे, वहां हमने कंट्रोल स्ट्रिंग का एक इंट्रोडक्शन दिया था, और मैंने बताया था कि कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज सी प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट जब जब किया जाएगा, तब तब कंपाइलर को ये बताने के लिए यूज किया जाएगा कंट्रोल स्ट्रिंग का कि हम किस टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और इसलिए हर डेटा टाइप, हर प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो कि हमारे पास इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल के रूप में है, हर डेटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रोल स्ट्रिंग ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। जिन्होंने वॉच नहीं किया, पिछले वीडियोस को जरूर वॉच करें। तो यहाँ डबल कोट्स के अंदर हमें कंट्रोल स्ट्रिंग देना होता है, जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस टाइप का वेरिएबल आगे यूज होने वाला है। फिर डबल कोट्स के अंदर के बाद यहाँ कॉमा से सेपरेशन करेंगे, और उसके बाद वेरिएबल नेम का यूज करेंगे, किस वेरिएबल के अंदर आप यूजर से डेटा का एक्सेप्टिंग करवाएंगे। एक चीज यहाँ समझने की बात है कि क्या हम एक बार में एक ही वेरिएबल के अंदर इनपुट करेंगे, यहाँ क्या एक ही वेरिएबल इनपुट में लिखा जाएगा? तो नहीं, एक वेरिएबल के लिए एक कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा जाता है। आप अगर यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग एक से ज्यादा मेंशन करेंगे, जिस जिस टाइप का मेंशन करेंगे, उतने वेरिएबल्स आपको यहाँ भी देने होंगे और उस टाइप के ही देने होंगे। जैसे
अगर हम 1% डी का यूज करेंगे, 1% डी इक्वल टू 1 इंटीजर वेरिएबल, तो अगर आप 2 इंटीजर वेरिएबल्स में इनपुट लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप यहां पर कंट्रोल स्ट्रिंग 2% डी देंगे। अगर आपने 1% डी और 1% एफ का यूज किया, मतलब आप एक इंटीजर और एक फ्लोट वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं, तो यहां पर भी वेरिएबल्स उसी ऑर्डर में एक इंटीजर एक फ्लोट मेंशन होगा। तो आप ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि एक स्कैनफ के थ्रू वन टाइम एक वेरिएबल में भी इनपुट हो सकता है और एट अ टाइम मोर देन वन वेरिएबल्स में भी इनपुट का काम किया जा सकता है। और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, स्कैनफ का अपना एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है। ये सिंटैक्स हुआ कि जब हम न्यूमेरिकल में इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट और डबल आएगा, और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स में हम इनपुट का काम करवाएंगे, तो हमारे पास एक नोट करके मैं एक बात लिख रहा हूं, यूज्ड %, जिसका सिंबल ये होता है, यूज %, विथ न्यूमेरिकल्स और कैरेक्टर वेरिएबल इन स्कैनफ फंक्शन। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपाइलर एरर नहीं देता, लेकिन वो मिसबिहेवियर करता है, यानी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बिहेव नहीं कर पाता और आउटपुट्स गलत हो जाते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सर्टेन रूल है जो स्कैनफ में हमें फॉलो करना पड़ता है। स्कैनफ का अपना ये सिंटैक्स है कि जब हम न्यूमेरिकल या कैरेक्टर वेरिएबल्स में इनपुट का काम करवाएंगे, तो हम स्कैनफ फंक्शन के अंदर वेरिएबल नेम के साथ % सिंबल का भी यूज करेंगे। ओके, अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को दिखाने जा रहे हैं। इनपुट के लिए हम कैसे राइट डाउन करते हैं, तो आप एग्जांपल्स को वॉच कीजिए। जैसे सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया इंट, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का हमने x लिया है, एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का हमने y लिया है। हम इन दोनों वेरिएबल्स के लिए इनपुट का प्रोसेस लिखना चाहते हैं, क्या फॉर्मेट होगा, क्या स्टेटमेंट्स तैयार होगा। हम लिखेंगे हम स्कैनफ डबल कोट्स में %d, कॉमा और x। चूंकि हमने अभी नोट में देखा कि न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होने पर वेरिएबल नाम के पहले % साइन पुट करना है, तो चूंकि x एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, इसलिए x के पहले हम यहाँ % लगाएंगे। और चूंकि हमने यहाँ एक ही कंट्रोल स्ट्रिंग यूज किया, इसलिए एक ही वेरिएबल यहाँ मेंशन किया जाएगा और यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। उस तरह से अगर y के लिए हम लिखेंगे इनपुट, तो लिखना होगा स्कैनफ %f, चूंकि यहाँ फ्लोट टाइप डेटा टाइप है, फ्लोट के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग के रूप में %f बना हुआ है सी में, तो %f कॉमा फिर %y। इस तरह से अलग अलग स्कैनफ यूज करके हमने अलग अलग वेरिएबल्स में इनपुट लिया। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्कैनफ में इंटीजर और फ्लोट दोनों के लिए इनपुट लिखें, तो क्या फॉर्मेट होगा? आपका फॉर्मेट होगा स्कैनफ %d, %f, डबल कोट्स बंद, कॉमा %x, %y, सेमीकोलन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने पहले चूंकि %d लिखा है, मतलब पहले इंटीजर वेरिएबल, फिर %f है, उसके बाद फ्लोट वेरिएबल। तो आप जिस ऑर्डर में प्रोग्रामिंग लिखेंगे, आपका जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखा जाएगा, कंपाइलर उसी ऑर्डर में सर्च भी करेगा और एग्जीक्यूशंस भी करेगा। तो कंपाइलर को पहले यहाँ %d मिल रहा है, यानी कंपाइलर पहले इंटीजर वेरिएबल मिलना चाहिए कंपाइलर को। तो %d के कॉरेस्पॉन्डिंग %x हुआ और %f के कॉरेस्पॉन्डिंग %y हो गया। इस तरह से इनपुट प्रोसेस स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम लिखने के दौरान इनपुट ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, आपका कोई एरर्स नहीं होगा और सक्सेसफुली आप इनपुट ऑपरेशंस को कर पाएंगे। ओके, ये हमारा इनपुट ऑपरेशंस स्कैनफ के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं आउटपुट ऑपरेशंस के तहत। अगर आउटपुट ऑपरेशन को समझा जाए,
सी के अंदर आउटपुट का काम कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हम यहां इसे डिफाइन कर सकते हैं कि आउटपुट ऑपरेशन यूज टू डिस्प्ले एनी मैसेजेस और वैल्यूज ऑन द स्क्रीन एट रन टाइम। मतलब कि प्रोग्राम के रन होने के बाद किसी भी तरह का मैसेजेस या किसी भी तरह के वैल्यूज को डिस्प्ले कराने के लिए आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेशन आउटपुट ऑपरेशन के नाम से जाना जाएगा। अब आउटपुट ऑपरेशन सी प्रोग्राम के अंदर किया कैसे जाएगा, इसके लिए हम लोग जिस प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे उसका नाम है प्रिंट एफ। क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म आउटपुट ऑपरेशन। आप यहां ये कहेंगे कि प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म आउटपुट ऑपरेशन इन सी प्रोग्राम। ओके, और एक चीज ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बात किया था पिछले वीडियोस में कि जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो सभी किसी न किसी हेडर फाइल्स के अंदर रखे जाते हैं। तो जब हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल्स को भी प्रोग्राम के अंदर ऐड करना मस्ट होता है, जैसा कि ये एक फॉर्मेट है, सिंटैक्स है। तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में चूंकि अभी पढ़ रहे हैं और इसका यूज करेंगे प्रोग्राम में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल कौन से हैं जिसे हमें ऐड करना होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस रिसाइड विद इन कहां रहता है, तो stdio.h हेडर फाइल। ओके दोस्तों, तो हेडर फाइल का भी पहचान यहां हमें मिल गया कि हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज जब भी करेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर stdio.h हेडर फाइल ऐड करना होगा। अब आइए हम प्रिंटफ के सिंटैक्स को और उसके कुछ एग्जांपल्स को समझें कि कैसे आउटपुट स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के अंदर लिखे जाएंगे। प्रिंटफ के सिंटैक्स को अगर समझा जाए, इसमें दो तरह का सिंटैक्सेस हम लोग बनाएंगे या मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्योंकि आउटपुट दो तरह के चीजों का होता है, एक मैसेजेस का, दूसरा वैल्यूज का। तो मैसेजेस हुआ क्या क्या मैसेज? मैसेज कोई भी इंफॉर्मेशन हम कुछ भी लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें, वो मैसेज के रूप में कहलाता है। कि हम चाहते हैं प्रोग्राम रन करने के बाद हेलो लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है, हाय बाय, कुछ भी आप, या एंटर फर्स्ट नंबर, गो टू दैट प्लेस, इस तरह का कुछ भी आप अगर लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रोग्राम रन होने के बाद ये मैसेजेस हमें दिखाई दे, उसे प्रोग्राम के भाषा में आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कहते हैं मैसेजेस देना। मैसेजेस को डबल कोट्स के अंदर लिख दिया जाता है। हमने तैयार किया सिंटैक्स एक कि प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैसेजेस। आप डबल कोट्स में क्या आपने लिखा है और कैसे लिखा है, कंपाइलर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप जैसा लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, कंपाइलर एज इट इज आउटपुट के रूप में आपके सामने वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। यही आउटपुट, मैसेज को आउटपुट करने का मतलब होता है। दूसरा, प्रिंटफ के थ्रू आप अगर किसी वैल्यूज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस केस में इसका भी सिंटैक्स सेम एज स्कैनफ की तरह होगा। यहां भी हमें फिर कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करना होगा और फिर कॉमा देकर के वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज इनपुट एंड आउटपुट, जब भी किसी वेरिएबल्स का इनपुट और आउटपुट किया जाएगा तो सी के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज हमें करना होता है वेरिएबल के टाइप को बताने के लिए। तो इस केस में इसका भी सिंटैक्स स्कैनफ की तरह हमें दिख रहा है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि स्कैनफ में हमने बताया कि न्यूमेरिकल और कैरेक्टर वेरिएबल्स के साथ एम्परसेंड सिंबल यूज करने के लिए, लेकिन वो चीज आप प्रिंटफ के साथ यूज नहीं करेंगे।
ये याद रखेंगे कि printf के साथ वेरिएबल नेम के पहले एम्परसेंड का यूज नहीं करना है। आप अगर कर देते हैं या स्कैनफ में नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कंपाइलर इस बात को एरर के रूप में नहीं लेता, क्योंकि ये इसका सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स नहीं हुआ, ये कंपाइलर का आपका लॉजिकल मिस्टेक्स हुआ, यानी कंपाइलर मिसबिहेव करता है, प्रोग्राम का बिहेवियर सही नहीं होता, आउटपुट्स गलत हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये याद रखना होता है कि स्कैनफ में एम्परसेंड यूज होगा और प्रिंटफ में हम एम्परसेंड यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसका हमने दो सिंटैक्स देखा। अब कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हम लोग बात करें कि प्रिंटफ को प्रोग्राम में जब लिखेंगे तो क्या फॉर्मेट होगा, कैसे लिखेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, प्रिंटफ डबल कोट्स हेलो। अब देखिए, आपने प्रिंटफ हेलो लिखा, आउटपुट में जब ये जाएगा तो एज इट इज हेलो लिखा हुआ नजर आ जाएगा, और जहां हेलो प्रिंट होगा उसके आगे कर्सर आपका ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आउटपुट देना यानी मैसेजेस को डिस्प्ले कराना हुआ। एक एग्जांपल वेरिएबल्स के साथ, अगर हमने सपोज इंट x इक्वल टू 10 एक वेरिएबल ले रखा है, हमें अब x को डिस्प्ले करना है, x के वैल्यूज को, हमारा क्या स्टाइल होगा प्रिंटफ को लिखने का, तो प्रिंटफ %d, x। अब अगर आपने ऐसा लिखा है तो याद रखिएगा कि जहां पर कंट्रोल स्ट्रिंग मिलता है इस वेरिएबल का वैल्यू वहीं पर पुट हो जाएगा। तो चूंकि डबल कोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा हुआ है %d, तो आउटपुट में आपको सिर्फ x का वैल्यू नजर आएगा 10। आप चाहते हो कि मैसेजेस और वैल्यूज को मिक्स करके हम आउटपुट दें, तो हमारा स्टाइल होगा, हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं x इक्वल टू, क्योंकि हम यहां आउटपुट लाना चाह रहे हैं x इक्वल टू 10, जैसे इस स्टेटमेंट के हिसाब से सिर्फ 10 नजर आ रहा है, हम चाह रहे हैं x इक्वल टू 10 लाना। क्या स्टाइल होगा प्रिंटफ को लिखने का, तो पहले जो आपको मैसेज के रूप में लाना x इक्वल टू, आपने डबल कोट्स में पहले x इक्वल टू लिख दिया, और इक्वल टू के बाद चूंकि 10 आ रहा है यानी वैल्यू, तो इक्वल टू के बाद हम यहाँ %d देंगे, डबल कोट्स बंद कर देंगे, और फिर कॉमा दे करके वेरिएबल का नाम देंगे, किसका वैल्यू यहाँ लाना है। तो चूंकि x इक्वल टू एक मैसेज हो गया, ये एज इट इज डिस्प्ले हो गया, और इक्वल टू के बाद %d है, तो %d के जगह पे वैल्यू लाएगा, किसका वैल्यू लाएगा, उसका वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है, यानी x का वैल्यू 10 है तो 10 ले आएगा। यानी हमारा स्टाइल प्रिंटफ के अंदर कैसे लिखेंगे तो क्या बिहेवियर होगा आप देख रहे हैं, यानी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को प्रोग्राम के अंदर कैसे मैनेज किया जाता है, ये आपके पास एक फॉर्मेट मैंने दिखाया है। अगर आप इन चीजों को बारीकी से समझ जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखने में, किसी भी प्रोग्राम को समझने में आपको कोई समस्या नहीं आता है। तो इस तरह अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आउटपुट करने के दौरान कुछ हमें फॉर्मेटिंग का काम करना होता है, कभी कभी प्रोग्राम के सिचुएशन के हिसाब से हमें जरूरत पड़ता है आउटपुट को फॉर्मेट करने का। तो कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, या आप उसको कह सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, आउटपुट के साथ यूज होते हैं। हम यहाँ एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करते हैं प्रिंटफ। अभी जैसे हमने हाई लिखा और आउटपुट किया हाई, तो कर्सर यहीं पर ब्लिंक कर रहा है। हम अगर हाई के बाद /n एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, यानी स्पेशल कैरेक्टर है, तो अगर /n का यूज प्रिंटफ में हम करते हैं, इसका बिहेवियर ये होता है कि हाई के बाद जहां /n मिलेगा, एक 1/n ब्रेक्स 1 लाइन, तो ये लाइन को ब्रेक करके कर्सर को नीचे ले आएगा। यानी अब बिहेवियर ये हुआ कि /n अगर हाई के बाद लगा हुआ है तो हाई के बाद कर्सर लाइन ब्रेक होकर के कर्सर नीचे रहेगा। इसका मतलब है कि अगर लाइन ब्रेक्स करके वर्टिकल ऑर्डर में कुछ प्रिंटिंग का काम करना हो, तो हमारे पास C में /n न्यू लाइन कैरेक्टर, हम लोग इसको कहेंगे, मैं आपको यहां लिख दूं, /n न्यू लाइन कैरेक्टर कहलाता है।
इसका यूज आउटपुट करने में जनरली हमें पड़ेगा, तो प्रिंटफ के साथ आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और, जैसे हाई /n/n बाई, मैं एक प्रिंटफ के अंदर आप जितना /n का जरूरत यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही /n यूज होगा। आपने अगर ऐसा लिखा है, बिहेवियर क्या होगा, हाई, इसके बाद एक लाइन ब्रेक, दो लाइन ब्रेक और उसके बाद बाई। चूंकि 2 /n है तो हाई और बाई के बीच में 2 लाइन ब्रेक्स मिलेगा आपको आउटपुट में। तो इस तरह से /n का यूज आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए आप कर सकते हैं। एक और कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज, एक और एस्केप कैरेक्टर्स का यूज, स्पेशल कैरेक्टर का यूज बहुत ज्यादा होगा, उसका भी यूज मैं आपको शेयर करूं। आप /t का यूज कर सकते हैं आउटपुट के फॉर्मेटिंग के लिए। अब /t क्या है, /t एक /t और बाई आपने लिखा। नॉर्मली जब आप /t नहीं लगाएंगे यहां पे, तो हाई और बाई एक साथ लिखा हुआ आपको नजर आएगा। हम अगर ऐसा लिखते हैं तो ये हाई और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब सेटिंग /t को हम लोग बोलते हैं /t मतलब टैब। तो टैब सेटिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक /t में 5 स्पेस आएंगे कि 8 स्पेस आएंगे। तो अगर /t हमारा बाय डिफॉल्ट 5 स्पेस पे सेट होता है, लेकिन हमने अगर नॉर्मली विंडोज में एक /t 8 स्पेस पे सेट होता है। तो अगर /t का 8 स्पेस सेटिंग है तो हाई और बाई के बीच में हमें 8 स्पेसेस नजर आएंगे। स्पेस चूंकि दिखता तो है नहीं, स्पेस का फीलिंग आएगा इन दोनों के बीच में, चूंकि डिस्टेंस है मींस स्पेस है। और एक चीज, ये जो सिंबल मैंने लिखा है ये आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, ये ऑन पेपर स्पेस रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। ये क्या लिखा है हमने, तो बी और ऐसे कटिंग कर दिया, ये स्पेस रिप्रेजेंटेशन है जो कि सिर्फ ऑन पेपर हम लोग आपस में एक दूसरे को बताने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आउटपुट्स में जब हम लोग देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो इस बीच में ब्लैंक स्पेस नजर आएंगे, मींस मतलब वो स्पेस है। तो इस तरह से हम एक प्रिंटफ के साथ एक बार में एक से ज्यादा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे /n /t और बाई। ये दोस्तों ये प्रोग्राम बनाने के दौरान ये प्रोग्रामर्स के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब कौन सा चीज यूज करना है। इसलिए आप जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं आप प्रोग्रामिंग उतने अच्छे खूबसूरत तरीके से बना पाते हैं। हम इसका आउटपुट अगर डिस्कस करें तो हाई, उसका चूंकि /n पहले है तो लाइन ब्रेक, जहां कर्सर आया नीचे वहां से स्पेस लेना शुरू करेगा। ओके 3 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद बाई। इस हिसाब से आप आउटपुट्स के फॉर्मेटिंग को सजा सकते हैं और इनपुट आउटपुट फंक्शंस को सी प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज करते हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो आज का ये क्लास आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को समझाया है। इसके ऊपर में प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो प्रैक्टिकल यूज आप देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोग्राम लिखना बताएंगे और इन चीजों को प्रोग्राम के अंदर कैसे कंप्लीटली यूज किया जाए आप वो समझ पाएंगे और प्रोग्राम लिखते लिखते आप इन चीजों का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और ऑटोमेटिक आपको रिकवर याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस रखें, प्रोग्राम का प्रैक्टिस रखें, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को स्टोर कर पाएंगे अपने माइंड में। ओके, तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।